Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope and I pray that you all do well in your life. I am your trainer Muhammad Mushaid Haider. I am chemical engineer having vast experience in occupational process and environmental safety trainings. I am their consultant as well. Today we have six module and six lecture of OSHA 30-hour general industry training, that is hazards and their control. Actually, we same lecture discussed in the previous trainings in IOSH MS. You also know that IOSH M is very important certification for the person who want to pursue their career in the occupational safety trainings. This lecture is going to be almost same, but I must tell you one thing. If you want to get nose safety trainings and data for free, the link is provided in the video description. You may join, you may connect me on LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Insta to stay updated to get notes and data as well. Let's start. Hazard and their control. सबसे पहले what is hazard? Hazard is something that has potential to cause harm to people and damage property. There are different type of hazard, physical hazards that exist in physical situation like stone, stair, chair and slippage. Then it comes chemical hazard. These are related to chemicals whether they are in liquid form, in gaseous form or in a fumes vapor. Then it comes biological hazards. These are hazards due to bacteria, viruses, fungi and mold that are living organism. फिर है ergonomic hazards. Ergonomic hazard कहते हैं कि कोई काम आप इस तरह से करें कि आपको स्ट्रेन और इंजरी फेस करनी पड़े, जिस्म का दर्द निकल सकता है. तो आपने जो भी काम, अगर बैठने के काम हैं, चेयर्स इस तरह बनाएं कि कंफर्टेबल हो, रूम में लाइटिंग इस तरह हो कि आंखों पे दबाव ना पड़े, और अगर आप वज़न उठा रहे हो तो प्रॉपर सही से उठाएं ताकि जिसमें में इंजरी ना हो, स्ट्रेन ना हो. इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिकल से निस्बत फिर वायर हो, केबल्स हो या ओवरलोडेड सर्किट हो. फायर हैज़र्ड, फायर किसी तरीके से लग जाए, ये फ्लेमेबल हो सकते हैं, ब्लॉक्ड एग्जिट्स हो सकते हैं या फॉल्टी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं. फिर मैकेनिकल हैज़र्ड. मैकेनिकल की जो टर्म है हम मशीनरी से रिलेट करते हैं. जो मशीनरी के हैज़र्ड हैं वो मैकेनिकल हैज़र्ड है. फिर है रेडिएशन हैज़र्ड्स. जो रेडिएशंस हैं जैसे यूवी, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज हैं, ये रेडिएशन हैज़र्ड हैं. फिर साइकोलॉजिकल हैज़र्ड. ये वो हैज़र्ड हैं जो नज़र नहीं आते पर आपके माइंड में चलते हैं. स्ट्रेस, वर्क प्लेस वायलेंस, हरासमेंट, ये मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले हैज़र्ड साइकोलॉजिकल हैज़र्ड है. फिर एनवायरमेंटल हैज़र्ड. देखिए आप इन्वायरमेंट में हैं, इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हैं? एयर, डिस्चार्जिंग लिक्विड और वेंटिलेशन या नेचुरल डिज़ास्टर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, सर्दी गर्मी वगैरह, ये इन्वायरमेंटल हैज़र्ड है. जो ओशा हैज़र्ड कंट्रोल हिरार्की जो हमने कई बार डिस्कस कर ली, एक बार फिर सही. सबसे पहले एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर इंजीनियरिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, फिर पीपीई की तरफ हम जाते हैं. अब सम कॉमन हैज़र्ड्स को हम डिस्कस करने लगे हैं. वायलेंस. आप इस पिक्चर में देखें, आपको नज़र आएगा वर्कर्स काम करते हुए लड़ रहे हैं. ये वायलेंस है. ये वायलेंस बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए. ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो, सिक्योर इंटरेस्ट एग्जेंट हो, कोई अंदर आके अटैक ना कर दे, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो ताकि वर्कर्स को पता हो हमें देखा जा रहा है. इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग्स दी जाए और इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी ट्रेनिंग की जाए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो. बुलिंग. बुलिंग हैज़र्ड भी नहीं होना चाहिए. इसमें ब्लेम किया जाता है, का इल्ज़ाम लगाया जाता है और कोई भी हो, एक मखसूस शख्स को टारगेट किया जाता है. इसके अगर कंट्रोल मेजर्स देखें, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो, रिपोर्टिंग सिस्टम हो, बुलिंग प्रिवेंशन पे ट्रेनिंग दी जाए, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्हें सॉल्व किया जाए. और एक अहम चीज़, जो सबसे अहम टूल होता है, किसी को बुली किया जा रहा हो तो कॉन्फिडेंशियल मैनेजमेंट को बता देना चाहिए, रिपोर्ट कर देना चाहिए. फिर केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. आप ये एक वीडियो देखें तो आपको आइडिया होगा. ये देखें, केमिकल लीक हुआ है, थोड़ी देर बाद आग लग गई है, ये केमिकल है ना. तो अब केमिकल
इस तरह के रिलीज़ होने से इनको बचाने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले जो हैज़र्डस केमिकल हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, फिर वो जो एरिया है उसे लेबल और साइन कर दें, सेफ़ हैंडलिंग प्रोसीजर हो, पीपीईज़ यूज़ करें, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए और केमिकल यूजेज और स्टोरेज पे फोकस किया जाए। अब देखें जैसे इसकी स्ट्रक्चर स्टोरेज डैमेज हुई है। फिर है कंप्यूटर वर्क स्टेशन। देखें कंप्यूटर वर्क स्टेशन पे जब आप इस तरह बैठते हैं, अगर सर आगे किया हुआ है तो गर्दन में दर्द, बैकबोन में दर्द, ये कोई भी चीज़ जो है ना प्रॉपर फिट नहीं है। फिर लाइटिंग का इशू है। कंप्यूटर वर्क स्टेशन को एर्गोनॉमिकली फिट बनाना चाहिए। चेयर और कंप्यूटर की हाइट सही हो, मॉनिटर की पोजीशन बिल्कुल सामने हो, इन्हें रेस्ट ब्रेक दिया जाए, रूम में एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए और टेम्परेचर भी सही हो। सर्दियों में हीटर लगा दें, गर्मियों में एसी लगा दें। फिर है इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब मुझे ये बताएं क्या पानी डालते हैं ट्रांसफार्मर पर आग बुझाने के लिए? बस क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं डालते। जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाए, उन्हें रिपेयर किया जाए, उनको ग्राउंड किया जाए, जो ओवरलोडिंग सर्किट हैं उन्हें बचाया जाए और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड दी जाए। ये तो लोकल लोग हैं ना, जो इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर है फायर। आप ज़रा देखें तो सही, भागदौड़ की वजह से लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई ऑफर आई हुई थी डिस्काउंट प्राइसेस पे और थोड़ी देर बाद आग लग गई है। अब यहाँ सेल लगी हुई है, सेल में हर तरह के आइटम हैं, फ्लेमेबल मटेरियल्स भी होंगे। इनकी टक्कर लगी, वो फ्लेमेबल मटेरियल नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से उन्हें और मटेरियल थे, कोई हीट सोर्स मिल गया, जैसे उन्हें हीट सोर्स मिला आग लग गई। अब इसे बचाया कैसे जा सकता था? आप हाउस कीपिंग करते, स्मोक डिटेक्टर्स होते, फायर अलार्म होते, स्प्रिंकल सिस्टम होता, और अगर स्प्रिंकल सिस्टम होता आग लगती भी सही है, बुझ जाते। और अगर इन यहाँ जो लोग थे इन्हें फायर ट्रेनिंग दी जाती, मिसाल के तौर पे जो इंडस्ट्री के लोग उन्हें फायर ट्रेनिंग दी जाए तो उन्हें पता होता है कि फायर किस सूरत में लग सकती है, वो एहतियात करते हैं। गेटिंग इन एंड आउट। जब भी आप किसी जगह से आ जा रहे हों तो दोनों तरफ देख के चलें। इन लोगों के जो पेडिस्ट्रियन है और जो गाड़ी है उनके रास्ते सेपरेट होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, डोर्स क्लोज होने चाहिए, मतलब जब गाड़ियाँ चल रही हैं, और डेजिग्नेटेड रास्ते होने चाहिए कि इस रास्ते पे गाड़ी होगी, इस रास्ते पे पेडिस्ट्रियन होगा। फिर है हाइट। जब हाइट पे काम कर रहे हों तो आपने सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करना है, हार्नेस यूज़ करनी है, लाइफ गार्ड्स यूज़ करने हैं या सेफ्टी नेट्स यूज़ करने हैं। देखें इतनी हाइट पे काम कर रहा है और इसने कोई एक मेजर भी फॉलो नहीं किया सेफ्टी का, तो क्या कह सकते हैं? ये देखें, ये एक सेफ्टी हार्नेस है, ये मैंने आपको दिखाई हुई है। इसने चाहिए था कि अपने साथ बांध के रखता, ताकि अगर कोई इश्यू होता, अगर गिर ना होता, अगर स्लिप हो जाता तो सेव हो सकता। तो हाउस कीपिंग का जो तरीका होता है कि प्रॉपर क्लीनिंग स्केड्यूल होने चाहिए, इनकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, एंटी स्लिप कोटिंग यूज़ करें ताकि स्लिप ना हो, जो डैमेज फ्लोर हो उसे रिपेयर कर दें, प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, अगर पानी आए तो ड्रेन हो जाए, और वार्निंग साइंस यूज़ करें। देखिए लाइटिंग भी हैज़र्ड है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सारा काम ऑफिस में तो नहीं होता, ओपन वर्कशॉप एरियाज़ होते हैं जी, जैसे ये काम कर रहे हैं, तो अगर लाइटिंग होती है तो वो काम अच्छे से हो सकता है, हैज़र्ड से बच जाते हैं। यहाँ जो लाइट है प्रॉपर फ्लिकरिंग लाइट ना हो, टिम 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 वाली लाइट ना हो, और एमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर लाइट चली जाए तो आपके पास पावर सोर्स हो। मैनुअल हैंडलिंग, हाथ से काम करना मैनुअल हैंडलिंग है और ये बहुत रिस्क है। जितना हो सके मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब देखें वर्कर है, जैसे ही सामान रखने लगा गाड़ी के नीचे आता था, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पर यहाँ आपको समझ आ गई कि जो मैनुअल हैंडलिंग है वो बहुत रिस्क है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। नॉइस, ये एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलमोस्ट हर ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। तो नॉइस को आपने नॉइस से ख़ुद को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि इससे
नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग इश्यूज होते हैं तो आप कह सकते हैं, आप साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं, कोई मोटर है उस पर बहुत ज़्यादा शोर है, एक्वेस्टिक इंसुलेशन लगा दें तो नॉइस कंट्रोल हो जाएगा। नॉइस बैरियर्स आप लगा सकते हैं। इन जो वर्कर्स होते हैं इन्हें आप एयर प्लग दे देते हैं, HPDs इन्हें कहते हैं। नॉइस मॉनिटरिंग की जाती है और नॉइस को मिनिमम करने के लिए पुलिस चीज़ भी बनाई जाती है। स्लिप एंड ट्रिप, स्लिप कहते हैं फिसल जाना, ट्रिप कहते हैं ठोकर लग जाना, पाँव लग के गिरना। अब अब ये वीडियो देखे कि ये स्लिप हो गया काम करते हुए। अब तो ना स्लिप कोटिंग यूज़ करें, स्लिप रेजिस्टेंट फुटवेयर यूज़ करें, स्लिप रेजिस्टेंट फुटवेयर, स्लिप कोटिंग, ताकि स्लिप से आप बच सकें। स्ट्रेस को आपने किस तरह कंट्रोल करना है? हर काम आपके पास एक दिन में 10 काम करने हैं तो प्रायोरिटाइज कर लें कौन सा काम करेंगे और कितनी देर में करेंगे। शॉर्ट ब्रेक्स लें, फोकस करें, कम्युनिकेशन ओपन करें, जो आपके बॉसेस हैं उनसे क्लियर गपशप करें, जो समझ नहीं आ रहा ब्रीथिंग करें, रेस्ट करें और असूल बना लें, इतना काम इतनी रेस्ट। ये है टेम्परेचर, ये बहुत रिस्की एक्टिविटी है। देखें आग से ये खेल रहे हैं। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट हो तो पहले तो इनको इस तरह की हीट रेजिस्टेंस क्लोथिंग दी जाए, पीपीज दी जाए, इनके रेस्ट का ख्याल रखा जाए, इनके लिए पानी का बंदोबस्त हो, वेंटिलेशन हो, इनके हाइड्रेशन हो, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हो ताकि हीट अप ना हो, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, देखें अब ये गाड़ी है, अब ये मूव कर रही थी, अब ये नीचे गिर रही है। अब आप आइडिया करें ये कितना गहरा है कि वो नीचे जा रही है और गई। अब इसमें बहुत इश्यूज़ हैं, ड्राइवर के इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं था, उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उस गाड़ी के इशू हो सकते हैं, उसकी ब्रेक फेल थी, उसकी पहले चेकअप प्री इंस्पेक्शन नहीं की गई सर्विस में लाने से पहले, या फिर ये जो रोड था ये स्लिपरी था, क्योंकि देखें लग रहा है जैसे यहाँ स्लिपरी है। अब क्या इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो जब इस तरह के इश्यूज़ हों तो हम तमाम चीज़ें देखते हैं क्या इश्यूज़ है, हम उससे सॉल्व करते हैं। वाइब्रेशन भी एक जेन्युइन हैज़र्ड है और बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वाइब्रेशन एक ऐसा है जिससे आपका या जो बाजू जो कनेक्टेड होते हैं ना, मुसलसल इस पर एक बैकवर्ड फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ पूरे जिस्म में दर्द, जॉइंट्स में दर्द होता है, टेंडोनिटिस डिजीज़ हैं। तो वाइब्रेशन को किस तरह आपने कंट्रोल करना है? एंटी वाइब्रेशन माउंट्स यूज़ करें, वो इसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल्स वो भी वैसे हैं। वाइब्रेशन वक्फे से करें, एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स यूज़ करें, और जो लोग वाइब्रेशन वर्क करते हैं उनकी जो कंपनी है उससे चाहे उनकी हेल्थ मॉनिटर करे और पता चलाए कि इनके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है।